नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने आज लेकर आई हूँ राजनीतिक सिद्धांत पुस्तक में से अध्याय 9 शांति। तो विद्यार्थियों, शांति क्या होती है इसके बारे में आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, हमने देखा है कि युद्ध, आतंकवादी हमले, गुटिये दंगे और चीखती अखबारी रपटे यानी कि न्यूज़ जो होती हैं, हमें निरंतर ये याद दिलाती हैं कि हम अशांत समय में रहते हैं। वास्तविक शांति के दुसाध्य बने रहने की सूरत में यह शब्द अपने आप में काफी लोकप्रिय हो गया है। विद्यार्थियों, ये राजनेताओं, पत्रकारों, उद्योगपतियों, शिक्षा शास्त्रियों और सेनाधिकारियों के होठों से झरने के लिए हमेशा तैयार रहता है और इसका हवाला भी हम पाठ्य पुस्तकों में, संविधानों में, घोषणा पत्रों में, समझौतों में और अनेक तरह के दस्तावेजों में प्यार से संजोए गए आदर्श मूल्य के रूप में हमें दिया जाता है। ये शांति का शब्द हर किसी को शांति का आह्वान और अनुसरण की बात करते देखने से हमें ये लगता है बच्चों कि इस अवधारणा को और स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसा कि आगे हम देखेंगे कि शांति के विचार के प्रति देखने वाली सहमति अपेक्षाकृत हाल फिलहाल की ही बात है। साल दर साल शांति का अर्थ और महत्व काफी अंतर के साथ आंका गया है, जिसको हम इस अध्याय में देखेंगे। वस्तुतः शांति का अर्थ क्या होता है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे और आज की दुनिया में ये इतनी कमजोर क्यों हो गई है। शांति स्थापित करने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या शांति स्थापित करने के लिए हम हिंसा का उपयोग कर सकते हैं, हमारे समाज में हिंसा बढ़ने के प्रमुख कारण क्या हैं। इस अध्याय में हम इन्हीं कुछ सवालों की जांच पड़ताल करेंगे और हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि शांति के लिए हमें किन परिस्थितियों में या किन संबंधों में या किन सहमतियों में हम अपना जीवन काल का निर्वाह करना चाहिए, जिससे कि शांति जो है सामाजिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो सके। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना से शुरू करते हैं। लोकतंत्र, न्याय और मानव अधिकारों की तरह शांति का जुमला भी एक तकिया कलाम बन चुका है बच्चों, लेकिन हमें निश्चित ही याद रखना चाहिए कि शांति की वांछनीयता को लेकर यह ऊपरी आम सहमति अपेक्षाकृत हाल फिलहाल की घटना ही है। अतीत के अनेक महत्वपूर्ण चिंतकों ने शांति के बारे में नकारात्मक ढंग से भी लिखा है। जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे युद्ध को महिमा मंडित करने वाला विचारक था और नीत्शे ने शांति को महत्व नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसका मानना था कि सिर्फ संघर्ष ही सभ्यता की उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। नीत्शे का कहना था कि यदि हम संघर्ष नहीं करेंगे और हम इस प्रकार के माहौल में नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे उन्नत नहीं हो सकते हैं। अगर हम शांति के वातावरण में रहते हैं तो हम हर चीज से सेटिस्फाइड रहेंगे और किसी प्रकार से संघर्ष के लिए प्रयासरत नहीं रहेंगे। तो इसी प्रकार से नीत्शे ने अपने शांति के महत्व को इस आधार पर बताया कि संघर्ष रहित अगर सभ्यता रहेगी तो निश्चित रूप से हम उन्नति नहीं कर पाएंगे। इसलिए अशांति का वातावरण, संघर्ष का वातावरण हमारे लिए उन्नत अवस्था के लिए प्रयासरत रहता है। इसी तरह अन्य अनेक विचारकों ने शांति को बेकार बताया और संघर्ष की प्रशंसा व्यक्तिगत बहादुरी, सामाजिक जीवनता के वाहक के तौर पर की गई है। इटली के समाज सिद्धांतकार विल्फ्रेड पैरेटो का दावा था कि अधिकतर समाजों में शासक वर्ग का निर्माण सक्षम और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने के लिए तैयार लोगों से होता है। उसने ऐसे लोगों का वर्णन शेर के रूप में किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, जताना नहीं है विद्यार्थियों की शांति के सिद्धांत का कोई पक्षधर नहीं है। इसे तकरीबन सभी धार्मिक उपदेशों में केंद्रीय स्थान प्राप्त है। आधुनिक काल भी लौकिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में शांति के प्रबल पैरोकार का साक्षी भी रहा है। महात्मा गांधी का इनमें प्रमुख स्थान देखा जाता है। हालांकि शांति के प्रति समकालीन आग्रह के निशान 20वीं सदी के अत्याचारों में देखे जा सकते हैं। इन अत्याचारों के परिणाम स्वरूप लाखों लोगों की मौत भी हुई और इनमें से कुछ घटनाओं के बारे में आपने इतिहास की पाठ्य पुस्तक में भी पढ़ा होगा, जैसे फांसीवाद, नाजीवाद का उदय और विश्व युद्ध। हमने आस पड़ोस में भारत, पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश के रूप में देश विभाजन की त्रासदी का भी अनुभव किया है और इन विपदाओं में अभूतपूर्व पैमाने पर तबाही फैलाने में उन्नत तकनीक का भी प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से
दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी ने लंदन पर घनघोर बमबारी की और प्रतिक्रिया में अंग्रेजों ने 1000 बम वर्षकों को जर्मनी के नगरों पर हमला करने के लिए भेज दिया। इसी प्रकार से युद्ध का अंत अमेरिका द्वारा जापानी नगर हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम गिराने से हुआ और इन दो हमलों में कम से कम 1,20,000 लोग तुरंत मारे गए और उससे भी कहीं अधिक लोग आणविक विकिरण के प्रभाव से मरे। करीब 95% मृतक आम नागरिक थे। विद्यार्थियों, 95% तो उस समय जो मृतक थे वो नागरिक तो थे ही। अगर हम हिरोशिमा नागासाकी के अणुबम की अगर आज हम चर्चा करते हैं तो हम देख सकते हैं वर्तमान में भी इन अणुबमों से प्रभावित या इन अणुबमों के द्वारा संक्रमण जो फैला है वो आज भी हमें जापान में रहने वाले लोगों के प्रति हम देख सकते हैं कि वहां पे इस अणुबमों के द्वारा बहुत सारी बीमारियां जो हैं आज भी वहां पे बरकरार हैं। युद्ध के बाद के दशकों में दुनिया में अपनी सर्वोच्चता कायम करने के लिए दो महाशक्तियों पूंजीवादी अमेरिका और साम्यवादी सोवियत संघ के बीच प्रचंड प्रतिस्पर्धा का दौर चला। चूंकि परमाणु हथियार शक्ति के नए प्रतीक बन गए थे, इसलिए दोनों ने उनका बड़े पैमाने पर निर्माण और संचय करना शुरू कर दिया। बढ़ती हुई इस सैनिक प्रतिद्वंदिता में 1962 का क्यूबे मिसाइल संकट एक उल्लेखनीय अशुभ प्रसंग के रूप में जाना जाता है। इसका आरंभ तब हुआ बच्चों जब अमेरिकी जासूसी विमानों ने अपने पड़ोसी देश क्यूबा में सोवियत संघ के आणविक मिसाइल खोज निकाले और प्रतिक्रिया में अमेरिका ने क्यूबा की समुद्री सीमाओं की नाकेबंदी कर दी और सोवियत रूस को धमकी दे दी कि यदि ये मिसाइलें नहीं हटाएगा तो वह उसके खिलाफ सैनिक कार्रवाई कर सकता है। आमने सामने का ये टकराव तभी समाप्त हुआ जब सोवियत संघ ने अपनी मिसाइलें हटा दी और 2 सप्ताह तक चले इस संकट ने मानवता को संपूर्ण तबाही के कगार पर लाके खड़ा कर दिया था। अगर लोग आज शांति का गुणगान करते हैं तो महज इसलिए नहीं करते बच्चों कि वे उसे अच्छा विचार मानते हैं। शांति की अनुपस्थिति की भारी कीमत चुकाने के बाद मानवता ने इसका महत्व पहचाना और त्रासद संघर्षों के प्रति हमें लगातार कचोटते रहते हैं। आज जीवन अतीत के किसी भी समय में कहीं अधिक असुरक्षित है क्योंकि हर जगह के लोग आतंकवाद के बढ़ते खतरों का सामना कर रहे हैं। शांति लगातार बहुमूल्य इसलिए भी बनी हुई है विद्यार्थियों कि इस पर खतरे का साया हमेशा मौजूद रहता है। तो आइए विद्यार्थियों अब हम बात करते हैं शांति के अर्थ की। शांति की परिभाषा अक्सर युद्ध की अनुपस्थिति के रूप में की जा सकती है। ये परिभाषा सरल तो है पर भ्रामक भी हमें दिखाई देती है। सामान्य रूप से हम युद्ध को देशों के बीच हथियारबंद संघर्ष समझते हैं। हालांकि रवांडा या बोस्निया में जो हुआ वह इस तरह का युद्ध नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन यह एक प्रकार से शांति का उल्लंघन या स्थगन तो था ही। हालांकि प्रत्येक युद्ध शांति के अभाव की ओर जाता है, लेकिन शांति का हर अभाव युद्ध का रूप ले यह जरूरी नहीं है। शांति की परिभाषा करने में दूसरा कदम होता है इसे युद्ध, दंगा, नरसंहार, कत्ल या सामान्य शारीरिक प्रहार समेत सभी प्रकार के हिंसक संघर्षों के अभाव के रूप में भी देखना है। यह परिभाषा स्पष्ट ही पहले से बेहतर है, लेकिन यह भी हमें बहुत दूर नहीं ले जा सकती। हिंसा प्राय समाज की मूल संरचना में रची बसी होती है। ऐसी सामाजिक संस्थाएं और प्रथाएं जो जाति, वर्ग या लिंग के आधार पर असमानता की खाइयों को और गहरा कर देती है। किसी की क्षति सूक्ष्म और अप्रकट तरीके से भी कर सकती है। जाति, वर्ग या लिंग पर आधारित इस स्त्रीकरण को अगर शोषित वर्गों की ओर से कोई भी चुनौती मिलती है तो इससे भी संघर्ष और हिंसा पैदा हो जाती है। इस तरह की संरचनात्मक हिंसा के बड़े पैमाने पर दुष्परिणाम हो सकते हैं। हम वैसे हिंसा से उत्पन्न कुछ ठोस उदाहरणों की ओर देखें तो जाति भेद, वर्ग भेद, पितृसत्ता, उपनिवेशवाद और नस्लवाद और सांप्रदायिकता, इन सब प्रकार के हिंसात्मक उदाहरणों को हम देख सकते हैं। संरचनात्मक हिंसा के विभिन्न रूप। परंपरागत जाति व्यवस्था कुछ खास समूह के लोगों को अस्पृश्य मानकर बर्ताव करती है। आजाद भारत के संविधान द्वारा गैर कानूनी करार दिए जाने तथा छुआछूत के प्रचलन में उन्हें सामाजिक बहिष्कार और अत्यधिक वंचना का शिकार बना रखा था। भयावह रीति रिवाजों के इन जख्मों से उबरने के लिए देश अभी तक संघर्ष कर रहा है। हालांकि वर्ग आधारित सामाजिक व्यवस्था अधिक लचीली दिखाई देती है, लेकिन इसने भी काफी असमानता और उत्पीड़न को जन्म दिया है। विकासशील देशों की अधिकांश कामकाजी आबादी असंगठित क्षेत्र में संबंध है, जिनमें मेहनताना
और काम की दशा बहुत खराब है। विकसित देशों में भी निम्न वर्गीय लोगों की अच्छी खासी आबादी मौजूद है। पितृसत्ता के आधार पर जिन सामाजिक संगठनों का निर्माण होता है, उनकी परिणति स्त्रियों को व्यवस्थित रूप से अधीन बनाने और उनके साथ भेदभाव करने की रही है। इसकी अभिव्यक्ति कन्या भ्रूण हत्या में हम देख सकते हैं। लड़कियों को अपर्याप्त पोषण के अंतर्गत शिक्षा न देना, बाल विवाह, पत्नी को पीटना, दहेज से संबंधित अपराध, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, बलात्कार, घर की इज्जत के नाम पर हत्या होती है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न बाल लिंग अनुपात 0.6 वर्ष प्रति 1000 पुरुषों पर 919 स्त्रियां। पितृसत्तात्मक विध्वंस का मर्म स्पर्शी सूचक हमें यहाँ पे इंगित करता है। अब ऐसा होना लगभग असंभव है विद्यार्थियों की उपनिवेशवादी विदेशी शासन के रूप में लोगों पर प्रत्यक्ष और लंबे समय के लिए गुलामी थोप दी जाए, पर इजराइल प्रभुत्व के खिलाफ चालू फिलिस्तीनी संघर्ष दिखाता है कि इसका अस्तित्व पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। और इसके अलावा यूरोपीय उपनिवेशवादी देशों के पूर्ववर्ती उपनिवेशों को अभी भी बहुआयामी शोषण के इन प्रभावों से पूरी तरह उबारना शेष है, जिसे उन्होंने औपनिवेशिक काल में झेला था। रंग भेद, सांप्रदायिकता में एक समूचे नस्लगत समूह या समुदाय पर लांछन लगाना और उनका दमन करना शामिल रहता है। हालांकि विद्यार्थियों, मानवता को विभिन्न नस्लों के आधार पर विभाजित कर सकने की अवधारणा वैज्ञानिक रूप से अप्रामाणिक है, लेकिन कई बार इसका उपयोग मानव विरोधी कुकृत्यों को जायज ठहराने में किया जाता है। 1865 तक अमेरिका में अश्वेत लोगों को गुलाम बनाने की प्रथा, हिटलर के समय जर्मनी में यहूदियों का कत्लेआम तथा दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार की 1992 तक अपनी बहुसंख्यक अश्वेत आबादी के साथ दोयम दर्जे के नागरिकों जैसे व्यवहार करने वाले रंगभेद की नीति इसके उदाहरण रहे हैं। पश्चिमी देशों में नस्ली भेदभाव गोपनीय तौर पर अभी भी जारी है और इसका प्रयोग प्राय एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विभिन्न देशों के आप्रवासियों के खिलाफ होता है। सांप्रदायिकता को नस्लवाद का दक्षिण एशियाई प्रतिरूप माना जा सकता है, जहां शिकार अल्पसंख्यक धार्मिक समूह होते हैं। हिंसा का शिकार व्यक्ति जिन मनोवैज्ञानिक और भौतिक नुकसानों से गुजरता है, वे उसके भीतर शिकायतों को पैदा करते हैं। ये शिकायतें पीढ़ियों तक चलती हैं। ऐसे समूह कभी कभी किसी घटना या टिप्पणी से भी उत्तेजित होकर संघर्षों के ताजा दौर से की शुरुआत कर देते हैं और दक्षिण एशिया में विभिन्न समुदायों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ लंबे समय में मन में रखी पुरानी शिकायतों के उदाहरण हमारे पास हैं, जैसे 1947 में भारत के विभाजन के दौरान भड़की हिंसा में उपजी शिकायतें। न्यायपूर्ण और टिकाऊ शांति अप्रकट शिकायतों और संघर्ष के कारण को साफ साफ व्यक्त करती है और बातचीत द्वारा हल करने के जरिए ही प्राप्त की जा सकती है। इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच की समस्याओं का हल करने के वर्तमान प्रयासों में हर तबके के लोगों के बीच अधिक संपर्क को प्रोत्साहित करना भी शामिल है। हिंसा की समाप्ति। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनिसेफ के संविधान ने उचित ही टिप्पणी की है कि चूंकि युद्ध का आरंभ लोगों के दिमाग में होता है, इसलिए शांति के बचाव भी लोगों के दिमाग में ही रचे जाने चाहिए। इस तरह के प्रयास के लिए करुणा जैसे अनेक पुरातन आध्यात्मिक सिद्धांत और ध्यान जैसे अभ्यास बिल्कुल उपयुक्त दिखाई देते हैं और आधुनिक निरोगकारी तकनीकी और मनोविश्लेषण जैसी चिकित्सा पद्धतियां भी यह काम कर सकती हैं। विद्यार्थियों, हमने गौर भी किया है कि हिंसा का आरंभ महज किसी व्यक्ति के दिमाग में नहीं होता, उसकी जड़ें कुछ सामाजिक संरचनाओं में भी विद्यमान होती हैं। न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक समाज की रचना संरचनात्मक हिंसा का निर्मूल करने के लिए अनिवार्य होती है और शांति, जिसे संतुष्ट लोगों के समरस सह अस्तित्व के रूप में समझा जा सकता है, ऐसे ही समाज की उपज हो सकती है। शांति एक बार में हमेशा के लिए हासिल नहीं की जा सकती। शांति कोई अंतिम स्थिति नहीं होती, बल्कि ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यापकतम अर्थों के मानव कल्याण की स्थापना के लिए जरूरी नैतिक और भौतिक संसाधनों के सक्रिय क्रियाकलाप शामिल होते हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमने जाना कि शांति का अर्थ क्या होता है। शांति का अर्थ है युद्ध की अनुपस्थिति, एक ऐसा वातावरण जिसमें किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं हो। इसमें विद्यार्थियों, हमने शांति के अर्थ को जानने के साथ ही हमने
हमने ये जाना कि नीत्शे ने किस प्रकार से शांति को अनुचित माना। उन्होंने माना कि सभ्यता का विकास यहाँ पे रुक जाएगा, संघर्ष की स्थिति में ही सभ्यता का विकास हो सकता है। इसके बाद हमने संरचनात्मक हिंसा के विभिन्न रूपों को देखा, जिसमें जातिगत व्यवस्था पर आधारित हमने संघर्ष को देखा, फिर सत्ता के आधार पर हमने देखा, और उपनिवेशवाद और रंगभेद, सांप्रदायिकता और आतंकवाद, ऐसी स्थितियों को हमने देखा जो संरचनात्मक हिंसा को बढ़ावा देती हैं, उनके विभिन्न रूपों को बताती हैं। हिंसा की समाप्ति किस प्रकार से हो सकती है, इसके लिए हमने बात करी संयुक्त राष्ट्र की शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के बारे में। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि क्या हिंसा कभी शांति को प्रोत्साहन दे सकती है। और इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद एंड नमस्कार।